नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को लेकर के पैनिक होते हैं कि सरकार ने इस चीज का प्राइस बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ रही है, दिन पर दिन चीजें महंगी होती जा रही है। तो जब किसी देश के ओवरऑल किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएं तो उसे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कहते हैं। तो महंगाई हर साल बढ़ती है सारी चीजों के लिए। तो आइए जानेंगे क्यों बढ़ती है ये महंगाई और क्या रीजन है इसके पीछे। क्या महंगाई बुरी चीज है और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से। तो आखिर इस महंगाई को बढ़ा कौन रहा है, तो आइए इसे समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इकोनॉमी के बेसिस पे बहुत सारे रीजंस और फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के, लेकिन हम यहाँ पे मेनली 4 रीजन को समझेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। पहला है इकोनॉमी का बूम होना। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और फिर लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो हर चीज की डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो इन चीजों को बनाने वाली कंपनी इनके प्राइस बढ़ाएगी प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ऐसे इन्फ्लेशन हो जाएगा यहाँ पर और इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से बढ़ा है। अब इन्फ्लेशन का दूसरा रीजन है रॉ मटेरियल्स के प्राइस इंक्रीज्ड होना। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मार्केट में ब्रेड मिलता है जो कि गेहूं से बनता है और किसी भी क्लाइमेट कंडीशन की वजह से गेहूं के फसल बर्बाद हो गए तो मार्केट में गेहूं का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम है और फिर ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रीज ब्रेड के प्राइस भी बढ़ा देंगी। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, अगर किसी भी रॉ मटेरियल्स के ऊपर टैक्स बढ़ गया तो जो भी कंपनी उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाती है वो बनाना उसको महंगा पड़ेगा और फिर वो कंपनी अपने उस प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा देगी और इस टाइप के इन्फ्लेशन को कॉस्टफुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन का तीसरा रीजन है लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट। जी हाँ, आप हम सभी के सैलरी इंक्रीमेंट होने से भी इन्फ्लेशन होता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है मोबाइल बनाने की और आपको एक मोबाइल बनाने में 2000 का लेबर कॉस्ट आता है। अब आपके एम्प्लॉय ने बोला कि सैलरी बढ़ाओ, जो कि नॉर्मली हर साल सभी कंपनी बढ़ाती है। अब एक मोबाइल बनाने का जो लेबर कॉस्ट था वो 2000, वो सैलरी बढ़ाने के बाद 3000 पड़ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, आप उस मोबाइल के प्राइस को भी बढ़ाओगे क्योंकि आपका लेबर कॉस्ट बढ़ा है उसे बनाने में। और इसको बोलते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मिक्सर है जो कि हमने इन्फ्लेशन के पहले और दूसरे रीजन में डिस्कस किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपका लेबर कॉस्ट बढ़ा है तो आपका मोबाइल बनाने का डिमांड भी बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन का चौथा रीजन है करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी डेप्रिसिएशन के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से कॉमन है सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा नोट प्रिंट करना, जिसकी वजह से करेंसी अपना वैल्यू लूज कर देगी। और जब करेंसी की वैल्यू कम होगी तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए ज्यादा करेंसी देने पड़ेंगे, जैसा कि 2008 में जिम्बाब्वे में हुआ था। अब करेंसी डिप्रिसिएशन अपने आप में ही एक लेंथी टॉपिक है जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है, तो इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्या इन्फ्लेशन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं महंगाई बढ़े ही ना और चीजें सस्ती होती जाएं। लेकिन अगर आप डीपली सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि जो हमने 4 रीजन डिस्कस किए उसके बिहाफ पे 0% इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। जैसा कि हमने तीसरे रीजन में डिस्कस किया था कि सैलरी इंक्रीमेंट भी इन्फ्लेशन का रीजन है, तो अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी। एक और रीजन कि अगर हर साल चीजों के प्राइस सस्ते होते चले जाएंगे तो लोग चीजें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि हर साल प्राइस तो कम ही हो रहा है, तो 3-4 साल बाद चीजें खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। अब इससे होगा क्या कि जनता की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होने लगेगी और फिर बिजनेसेस लॉस में जाने लग जाएंगे, और जब बिजनेसेस लॉस में जाने लग जाएंगे तो लोगों की जॉब जाने लग जाएंगी और इस 0% इन्फ्लेशन की वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब लोगों को हर साल चीजें सस्ती भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए, तो लोग ये वाली बात कौन सी थ्योरी के हिसाब से चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। अब बात करेंगे हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच क्या रिलेशन है। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन को लेकर के एक थ्योरी है जिसे फिलिप्स कर्व इकोनॉमिक थ्योरी कहते हैं, जिसको विलियम फिलिप्स ने दिया था। इस थ्योरी में इन्होंने एक ग्राफ एक्सप्लेन किया था जिसको फिलिप्स कर्व बोलते हैं। इसको सिंपली ऐसे समझते हैं कि इस कर्व के हिसाब से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दोस्तों, अब ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज है तो इसको खूब बढ़ा दो, इसका एक ऑप्टिमम लेवल होता है। तो इस आइडियल ऑप्टिमम लेवल के हिसाब से एक डेवलप कंट्री के लिए इन्फ्लेशन रेट होता है 2%, और वहीं पे बात करें इंडिया की तो इसका आइडियल इन्फ्लेशन रेट है 4%। और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को बहुत सारे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, बट मेनली देश का सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हमारे देश में सेंट्रल बैंक RBI है, तो ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर या घटाकर। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर RBI अपने रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो कम बैंक लोन लेंगे और ये बैंक अपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से लोग भी कम लोन लेंगे और इकोनॉमी में कम पैसा सर्कुलेशन में आएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। और अगर RBI अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो ज्यादा बैंक्स लोन लेंगे और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को लोन देंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा और लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दोस्तों, और भी तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, जैसे कि टैक्स लगाकर, नोट प्रिंट करके
करके और गवर्नमेंट कम स्पेंडिंग और ज्यादा स्पेंडिंग करके भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, मेरी हेल्प हो जाएगी।